वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में। तो शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में हमने देखा कि जो शुंग वंश की स्थापना थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। इसने क्या किया, जो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, इसकी हत्या की थी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के बाद में इस वंश के अनेक जो राजा हुए वो पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि ज्येष्ठमित्र, अग्निमित्र, इस तरह से। उसके बाद हमने पढ़ा सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की थी। और कहां की थी? आंध्र। आंध्र वाला क्षेत्र कौन सा है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आंध्र क्षेत्र कहलाता। अच्छा, सिमुक वंश में जो शासक हुए थे जैसे सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश के शासकों ने कार्ले का एक प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाया था, और सातवाहन वंश के राजाओं ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की, जिस प्रथा को कहा गया था अग्रहार। तो इस तरह से हमने शुंग वंश और सातवाहन वंश दोनों पढ़ लिए। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश के बारे में। और देखिए, गुप्त वंश पढ़ने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं। यहां तक आपने पहले ही नोट कर लिया था। नया वंश है गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश या गुप्त काल, गुप्त वंश या गुप्त काल, इस वंश के बारे में प्रमुख बातें क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले कि इस वंश को भारत का स्वर्णिम काल अथवा स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को। इसका दूसरा नाम है गोल्डन एज, यानी कि वही बात है, इसे इंग्लिश में गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश का जो समय है वो है 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक, ये इसका समय है। देखिए, पिछले वंशों में चाहे हमने मौर्य वंश पढ़ा हो या शुंग वंश पढ़ा हो, उसमें हमने पढ़ा था ईसा पूर्व। और ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये ईसा पूर्व समय उल्टा चलता है, यानी ईसा मसीह से पूर्व की पहले की बातें हैं, और ये है केवल यहाँ पे ईस्वी, यानी कि ये समय है ईसा मसीह के जन्म के बाद का। अब बात आती है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद में जो शासक बनता उसका नाम है घटोत्कच, और इस घटोत्कच के बाद में जो शासक बना उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो शासक बना उस राजा का नाम है समुद्रगुप्त।
अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने कर दी, उसके बाद में शासक घटोत्कच बना और इसके बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो पुत्र था उसका नाम था समुद्रगुप्त। तो इस समुद्रगुप्त ने, अच्छा समुद्रगुप्त श्रीगुप्त का क्या हुआ, देखिए ये श्रीगुप्त कौन हुआ, संस्थापक हुआ, इसका पुत्र हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र समुद्रगुप्त। अब यहां देखिए श्रीगुप्त का जो पौत्र है वो कौन होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, और श्रीगुप्त का समुद्रगुप्त कौन कहलाएगा, प्रपौत्र, प्रपौत्र, ठीक है। अब समुद्रगुप्त ने यह बात कहां कही है कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में यह बात कही है कि समुद्रगुप्त श्रीगुप्त का प्रपौत्र था। यह बात किसमें बताई गई है, प्रयाग प्रशस्ति में। इसके बाद देखिए जो घटोत्कच था, यह जो श्रीगुप्त का जो पुत्र था, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, यानी महाराज की उपाधि किसने धारण की, घटोत्कच ने। और किस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है, तो क्या होगा आंसर, प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के प्रमुख शासक। प्रमुख शासकों में आपके सिलेबस के अनुसार सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक बात ध्यान रखना, घटोत्कच ने केवल महाराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शासन काल था वो था 320 से लेकर के 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी गणराज्य लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी से विवाह किया था, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ किया। उस संवत को प्रारंभ किया जिस संवत का नाम रखा गया था गुप्त संवत। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइन है कि गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक द्वारा की गई, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। और कब की गई, तो आंसर होगा 319 ईस्वी में। इसके बाद में शासक बनता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का शासनकाल रहता है 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक। देखिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। ये दिग्विजय की नीति क्या होती है कि अपने विजय के परचम को चारों दिशाओं में लहराना, यानी कि चारों दिशाओं में अपनी विजय प्राप्त करना। और इसने विस्तारवादी नीति को अपनाया था और एकीकरण की नीति को भी अपनाया था। समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों के बारे में, हमें जानकारी मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से।
इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में जो जानकारी दी है वो जानकारी दी है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में कहा है कि समुद्रगुप्त ने कभी भी युद्ध में असफलता प्राप्त नहीं की थी। समुद्रगुप्त ललित कला में निपुण था तथा यह संगीत प्रेमी भी था। इसकी जानकारी हमें इसके सिक्कों पर दर्शाए गए चित्रों के अनुसार मिलती है। तो संगीत प्रेमी होने की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कि समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ भी किया था। यहां तक एक बार दोबारा देख लेते हैं। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम काल या स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश का जो समय है वो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद में इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना और घटोत्कच के बाद में इसका पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का शासक बनता है और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का क्या कहा है? प्रपौत्र कहा है। प्रमुख शासकों के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो शासन काल था वो 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी इससे शादी की थी और 319 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ किया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में इसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बनता है और इसका शासन काल होता है 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई, विस्तारवादी नीति अपनाई और एकीकरण की नीति भी अपनाई थी। समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों की जानकारी हमें इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। देखिए ये इलाहाबाद प्रशस्ति में जो जानकारी देता है वो इसका दरबारी कवि होता है जिसका नाम होता है हरिसेन। ये इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहां उत्कीर्ण है? तो हमने पढ़ा था सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के अभिलेख जिस शिला पर उत्कीर्ण है वहीं ये इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहां है? जहां सम्राट अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है वहीं इलाहाबाद प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त ललित कला में निपुण था। इसका जो सैन्य अभियान था, इसकी जो नौसेना थी वो बहुत मजबूत बताई जाती है, यानी कि इसने समुद्र पार तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। यह संगीत प्रेमी भी था। इसकी जानकारी हमें मिलती है इसके युग के बने हुए सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है वो है 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व देवगुप्त भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था।
इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों द्वारा बढ़ाया था। विवाह संबंधों द्वारा इसने अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती, और इस प्रभावती की शादी की वाकाटक राजा या नरेश एक ही बात है, वाकाटक राजा रुद्रसेन से। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश इस रुद्रसेन की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और यह प्रभावती अपने पुत्र हालांकि छोटा ही रहता है उस समय तक, अपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वास्तविक शासक बनती है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा व गुजरात को जीता था और अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। और इन्होंने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इससे पहले एक बात और देख लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक बनता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और इसका शासनकाल जो रहता है वो है 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक। देखिए, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी कि प्रश्न आ जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त शासक को माना जाता है? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अथवा प्रश्न यह भी बनता है कि किस वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आंसर आएगा गुप्त वंश। इसका साम्राज्य यानी कि कुमारगुप्त का साम्राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बारे में आपके सिलेबस में यही जानकारी मिलती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसका शासन काल था 380 से 412 ईस्वी तक। इसकी जो उपाधि थी या अन्य नाम थे वो थे देवराज और देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों द्वारा बढ़ाया था। यानी अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती और इसकी शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन से की। कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और यह प्रभावती अपने छोटे पुत्र को राजा बनाकर स्वयं अपने साम्राज्य की वास्तविक शासका बन जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात को भी जीता था और अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था।
शकों को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में इसका पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बनता है, जिसका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को ही माना जाता है। इसका जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र से और बंगाल तक था। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक नोट कर लीजिए। अगला जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त का शासनकाल है 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र का मतलब यह है कि यह बड़ा पुत्र नहीं था। और जबकि राजवंश में क्या होता है कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही शासन का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, फिर भी यह क्या बन जाता है, शासक बनता है। स्कंदगुप्त के बारे में हमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब है मरम्मत करवाना, यानी कि स्कंदगुप्त ने मौर्य वंश के शासकों द्वारा एक झील बनवाई गई थी जिसका नाम है सुदर्शन झील। तो इस झील का जो मरम्मत कार्य करवाया था वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसकी जानकारी हमें किसकी, कि सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी भी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि जब स्कंदगुप्त शासक बना था उस समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में हुणों का सामना करना पड़ा। देखो हूण क्या है, सत, हूण, कुषाण, ये सब जातियों के नाम हैं जो युद्ध के लिए जानी जाती हैं। और अंततः यानी कि अंतिम रूप से स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित किया। ठीक है, इतनी जानकारी आपके सिलेबस में स्कंदगुप्त के बारे में दे रखी है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लें कि स्कंदगुप्त का शासनकाल कितना था, 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक। यह बड़ा पुत्र नहीं था फिर भी शासक बन गया। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने मौर्यों द्वारा जो बनाई गई झील थी जिसका नाम है सुदर्शन झील, इसका जीर्णोद्धार यानी मरम्मत कार्य करवाया था। इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि जब स्कंदगुप्त शासक बना था तो इसको मलेच्छों के रूप में कौन सी जाति से सामना करना पड़ा, हूण जाति से सामना करना पड़ा। और अंत में हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक जो पढ़ाया गया आज की क्लास में यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में सूचित करें जिससे कि अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।